नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम अपने देश की आबादी के एक हिस्से को नोटिस में लेते हैं और उस पर नज़र डालते हैं कि एक छोटा सा तबका जो है वो देश की ज़िंदगी में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। ये मित्रों, जो मैं आपको स्टोरी जो कहानी बता रहा हूँ वो कहानी एक सत्य कथा है जो हमारे सामने है, आज के युग में है। इस वर्ग के लोगों की तादाद, इस जाति के लोगों की तादाद जिसका मैं ज़िक्र आज करने वाला हूँ, हमारे देश में 2019 के जो जनसंख्या के जनगणना के आंकड़े थे उसके मुताबिक सिर्फ 69,000 लोग हैं। 69,000 मतलब आप समझते हैं कि 70,000 से भी कम लोग हैं जो इस जाति या इस वर्ग से जुड़े हुए हैं, इससे ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे आते हैं कि ये लोग इतने काम करके हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा कैसे बन जाते हैं। मैं आपको कुछ एक मिसालें देने वाला हूँ। आप मित्रों, आपको मालूम है, वैसे तो मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ कि हमारे देश में जो कोविड शील्ड की जो बल्क सप्लाई है वो कौन करता इंस्टीट्यूट आपको मालूम है? ज़िक्र में तो आया है, ख़बरों में भी रहा है। वो सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उनका नाम है आदार पूनावाला। आदार पूनावाला भी कहते हैं, कुछ आदर पूनावाला भी कहते हैं, तो अलग अलग उच्चारण है, लेकिन आदार जो है वो पूनावाला के नाम से ये वैक्सीन आपको मिलता है। और ये वैक्सीन सप्लाई कौन करता है? ये इस वैक्सीन के लिए जो वायल, जो शीशियाँ जो बनती हैं, वो सप्लाई कौन करता है? तो वो एक कंपनी है, वो है स्कॉट कैशा कंपनी का नाम है, स्कॉट कैशा। और इसके जो मालिक का नाम है ऋषभ दादा चंजी, ऋषभ दादा चंजी। और इसी प्रकार से एक कंपनी वो है जो इस वैक्सीन की जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाना, मुंबई से आप तक पहुंचाना, उसको चंडीगढ़ तक पहुंचाना, ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, इसके लिए जो प्रबंध का जो नक्शा बनाया गया, वो नक्शा बनाने वाली जो कंपनी है, आप हैरान होंगे कि वो टाटा मोटर्स है। उसके मालिक कौन है? रतन टाटा। अब इसी तरह से थोड़े से और शख्स भी हैं जिनका ज़िक्र कर लेना चाहिए। अब इसमें जो मेडिकल ग्रेड के मित्रों रेफ्रिजरेटर्स डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, जिसमें ये चीज़ें सुरक्षित ढंग से पहुंचाई जा सकें, ट्रांसपोर्ट की जा सकें। और ये जो अप्लायंसेस हैं, ये एक कंपनी है गोदरेज के नाम से, आप जानते हैं गोदरेज का नाम तो हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। भारत की बहुत सारी ऐसी उत्पादित चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गोदरेज अप्लायंसेस के नाम से जुड़े हुए हैं। और ये जो है, ये सारा का सारा सिस्टम ये गोदरेज अप्लायंसेस वाले प्रोवाइड करते हैं। मालिक कौन है? वही बात होगी कि इसके मालिक भी गोदरेज हैं। और फ्रैंक एक और कंपनी है जो वैक्सीन की स्टोरेज के लिए बॉक्स बनाती है। वैक्सीन की स्टोरेज के लिए बॉक्सेस बनाने का काम भी एक तकनीकी काम है जिसमें टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और वो कंपनी जो बनाती है वो है, उसका नाम है, कंपनी के मालिक का नाम फारूक दादाभाई। तो ये भी कंपनी इसी वर्ग की है। और उसके बाद एक कंपनी ऐसी है जो जिसने पहला बैच वैक्सीन का फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने की ऑफ़र की थी, और जिसने भेजा, जो पहला बैच भेजा गया उसमें कोई लागत जितनी भी आई उस कंपनी ने उठाई, और वो कंपनी थी गो एयर। और गो एयर का मालिक कौन है? वाडियास। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 69,000 लोगों की कम्युनिटी के पास इतना सारा साम्राज्य जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है वो है। और ये कम्युनिटी कौन सी है? पारसी कम्युनिटी। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक छोटी सी कम्युनिटी जिसका कोई वोट बैंक नहीं है, जिसके कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, जिसको पब्लिसिटी की कोई प्रचार की कोई बहुत ज़्यादा भूख नहीं है। किसी भी पारसी ने कभी ये कोशिश नहीं की कि उसके नाम के बड़े पोस्टर छपें और
सप्लीमेंट्स निकलें और बहुत सारी चीज़ें हों, ऐसा नहीं है। और इनकी कोई बहुत लंबी चौड़ी कहीं भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नाम की चीज़ नहीं है। जब वोट बैंक ही नहीं है तो ये बेचारे इस मामले में दखल क्यों देंगे। इतनी छोटी सी पॉपुलेशन के लोग इतनी महत्वपूर्ण भूमिका 130 करोड़ के देश में निभा सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कितने हैं, इनकी सफलता का राज क्या है। मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में भी बता देता हूँ। जब सफलता की बात करते हैं तो मित्रों, उस वक्त रतन टाटा हमारे सामने सबसे पहले उनका जिक्र करूंगा। सबकी कहानियाँ अपनी अपनी हैं, सबकी दास्तानी ऐसे दिलचस्प हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि इन लोगों ने कैसे किया। तो रतन टाटा का जो मुख्य व्यवसाय है वो ऑटोमोबाइल्स है। वो आप सब जानते हैं कि टाटा ऑटोमोबाइल्स है, ये एक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। और इस वक्त आज की तारीख में ये सबसे बड़ी कंपनी है, कार कंपनी है। हुआ क्या मित्रों कि एक बार 1969 में टाटा ने, 1969 यह सन कहीं थोड़ा सा आगे पीछे हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही है। टाटा इंडिका के नाम से गाड़ी बनाई गई। आपने गाड़ी का नाम सुना हुआ है, गाड़ी लोकप्रिय भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो ऐसी कुछ उसमें गड़बड़ हो गई कि वो बहुत ज़्यादा सफल प्रयोग नहीं हो पाया। और वो एक मेजर सेटबैक था टाटा के लिए। टाटा के पास मल्टी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें टाटा स्टील भी है, टिस्को वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं। टाटा नगर का अपना एक संसार है उनका, और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत के औद्योगिकरण में, भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। हुआ क्या कि टाटा को अल्टीमेटली लगा कि मैं इसको संभाल नहीं पा रहा, या इसकी मार्केटिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रही और सेटबैक बहुत मिला है। तो इन्होंने फोर्ड कंपनी से बात की कि अगर फोर्ड कंपनी ये ले ले तो हम पेशकश करते हैं कि ये सारा वो एम्पायर जो हमारा कार जो ऑटोमोबाइल का है सारा का सारा वो ले लें। बहरहाल फोर्ड कंपनी ने, क्योंकि हमेशा इन मामलों में बिचौलिए होते हैं जो दोनों तरफ की प्रोस एंड कॉन्स मालिकों को समझाते हैं, और जब फोर्ड कंपनी के मालिक ने इनवाइट किया टाटा को कि आप अपनी टीम लेके आ जाइए, मुझे समझाइए क्या प्रेपोजिशन है, तो टाटा अपनी पूरी टीम के साथ अपने विशेष विमान से ये गए वान डेट्रियट, जहाँ की फोर्ड कंपनी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। वहाँ जाकर इन्होंने जब बातचीत शुरू की तो सबसे पहले मेज़ पर पेपर वेट को घुमाते हुए फोर्ड ने कह दिया कि टाटा, मैं तो समझता था कि आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, आप यार समझदार आदमी हो, आपने इस फील्ड में क्यों हाथ डाला? ये जब ये फील्ड आपके बस की नहीं है तो आपने इस पंगा क्यों लिया, इस तरह का मामला आपने क्यों छेड़ा? बहरहाल आपकी स्थिति देखकर मैं समझता हूँ कि चलिए आपकी मदद हो जाएगी, और मैं इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि यह कंपनी मैं ले लेता हूँ, शर्तें मेरी होंगी लेकिन मैं तैयार हूँ, चलिए आप आए हैं। तो ये एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये कारें, ऑटोमोबाइल, ये मेरा भी फील्ड है, और इस फील्ड में अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ें टाटा को बहुत अखरी कि ये तो एक बड़ा अपमानजनक रिमार्क्स है जिस पर बातचीत शुरू हो रही है। तो टाटा ने उसी वक्त कहा कि आई एम सॉरी, आई विल कॉन्टैक्ट यू लेटर ऑन। और उन्होंने अपने सारे मैनेजर्स को इशारा किया, सभी लोग समेत रतन टाटा उठ के बाहर आ गए। बाहर आकर सीधा अपने विमान से बॉम्बे आ गए, और टाटा ने फैसला कर लिया कि मैं अब इस पे फोकस करूँगा, मैं इसी कंपनी को चलाकर दिखाऊंगा। ऐसी नौबत फिर ना आए ज़िंदगी में कि टाटा का या किसी पारसी का नाम जो है वो उस ढंग से अपमानजनक ढंग से लिया जाए, तो ये मैं सहन नहीं कर सकता। मेरी एक विरासत है, समृद्ध विरासत है मेरे पास। और उसके बाद टाटा ने इसको इतना ज़्यादा फैलाव दिया कि एक एक चीज़ पे कंसंट्रेट किया, फोकस किया पूरी तरह से। वो रातों को सोना भी भूल गए, और लगातार जब एक प्रकार से पूरी की पूरी अपनी टीम को सुगठित किया, जहाँ जहाँ को लूप होल्स थे, जहाँ जहाँ कुछ छिद्र थे, उन छिद्रों को भी समाप्त किया। और वही जो टाटा का जो ऑटोमोबाइल जो व्यवसाय था वो एकदम चरम पे पहुंच गया, और वो विश्व में नंबर 1 पर जा पहुंचा। अब इसी बीच में क्या हुआ मित्रों, वक्त है 2003 की बात है, शायद 2003 में फोर्ड पर संकट आ गया। अब फोर्ड को लगा कि दुनिया में अगर अपने संकट को या अपने कारों के व्यवसाय को किसी को सौंपा जा सकता है
तो वो इससे बढ़िया कोई नहीं होगा जिसको मैं जानता भी हूँ, और उस बंदे ने बड़ी हिम्मत भी दिखाई है कि अपने डूबते हुए व्यवसाय को फिर से बहाल कर लिया है। तो फोर्ड ने जब बात शुरू की कुछ मध्यस्थों के माध्यम से, तो टाटा ने कहा कि आपको आना पड़ेगा मुंबई, आप आ जाइए। तो फोर्ड स्वयं अपनी टीम के साथ टाटा के पास आए और टाटा ने कहा कि अब मैं समझता हूँ कि हम दोनों एक व्यवसाय में हैं, अगर आप डूब रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ है आपको डूबते हुए बंदे को संभालना। तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं चलो आपको संभालूँ और शर्तें मेरी होंगी। वही संवाद जो फोर्ड ने दोहराए थे वही टाटा ने दोहराए कि ठीक है, मैं फोर्ड को ले लेता हूँ, आपकी जो चीज़ें हैं, जगुआर है आपके पास और कुछ एक दो चीज़ें और हैं, रॉक लोवर है, अपना एक गाड़ी और जो इनकी बहुत प्रसिद्ध है वो भी दोनों आपके पास हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं इन चीज़ों को संभाल सकता हूँ, और जब मैं संभाल सकता हूँ तो मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। और मदद के नाम पर टाटा ने फोर्ड कंपनी की वो दोनों जो ब्रांड थे, टॉप ब्रांड, दोनों ब्रांड ख़रीदे और उनको सब भुगतान किया और फोर्ड को संकट से निकाला। तो मित्रों, इसमें एक बात पारसी की हो गई कि ये कम्युनिटी जो है ये कितनी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाती है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। दूसरा ये है कि इन्होंने सिद्ध किया है कि जब आप प्रगति के चरम पर हों तो उस वक्त भी आप शालीनता और इन चीज़ों का साथ ना छोड़ें। टाटा ने अपने बर्ताव से, अपने व्यवहार से फोर्ड जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को भी एहसास कराया। तो मित्रों, कुल मिलाकर बात वहीं मैं समापन करूंगा कि 69,000 की पॉपुलेशन देश की, इनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, कोई विज्ञापनबाजी नहीं, कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा फैलाने की या बहुत ज़्यादा प्रचारित करने की ललक भी नहीं, और उसके बावजूद देश की 130 करोड़ के देश की ज़िंदगी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये पारसी समुदाय। चलिए इनको भी नमन करते हैं। शुक्रिया।